बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टुडे के साथ मैं हूं मंसूर आजम काजी। नाज़रीन, इस्लामाबाद में कुछ अर्सा पहले जब पनामा केस सामने आया था तो एक अनसर्टेनिटी हमने देखी थी पूरे इस्लामाबाद के अंदर। आज पिछले 6-7 दिनों से वही अनसर्टेनिटी या शायद उससे कुछ ज़्यादा एक आम आदमी की ज़िंदगी पर असरअंदाज हो रही है, जिसका इम्पैक्ट उसकी ज़िंदगी पर है, हुकूमत पर है, रियासत पर आ रहा है और मुल्क भी उससे सफ़र कर रहा है। क्या मैसेज हम दे रहे हैं, क्या किस तरह हम मुल्क को चलाने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे चीफ मिनिस्टर पंजाब हो, चाहे प्राइम मिनिस्टर AJ के हो और अब हसास अदारे के अगर DG हो, अगर इनकी अपॉइंटमेंट को लेकर इस हद तक डिस्कशन पब्लिक हो जाएगी तो इसका इम्पैक्ट क्या होता है, इसमें भी बात करेंगे। और पिछले हम देखते थे कोई भी इशू होता था, वफाकी वुज़रा जो स्पोक्स पर्सन्स थे, ये ज़रूरत के बावजूद भी इनकी स्टेटमेंट्स, इनके पैगामात, इनके वॉइस मैसेज, इनके वीडियो मैसेजेस हम लोग पूरा दिन देखते थे। लेकिन इस पर्टिकुलर इशू के ऊपर बिल्कुल ऐसे लगा जैसे सबको सांप सूंघा हुआ है और कोई आम आदमी को बताने को तैयार ही नहीं था कि क्या हो रहा है। उसके बाद ये कहा गया कि जी हम सब एक पेज के ऊपर हैं, इसकी गर्दान दोबारा रचाने की क्या ज़रूरत थी। इस सारी सिनेरियो में अपोजिशन ने जाती हमले करने शुरू कर दिए जो कि अनकॉल्ड फॉर थे, जिनकी ज़रूरत नहीं थी, और वो जो हमले थे उसका जवाब ज़रूर हुकूमत के वुज़रा, मशीरान, स्पोक्स पर्सन इन लोगों ने दिए। इस सारे सिनेरियो के अंदर तोशा खाना के केस भी को हम डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर बड़ा कैटेगोरिकली इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से भी डायरेक्शन दी गई है हुकूमत को कि आप बताएं कि कौन से ऐसी चीज़ें हैं जिनको आप बताने से कासिर हैं। लेकिन इस सारे सिनेरियो में आज सबसे इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट जो इस सारे के अंदर एक आम आदमी की ज़िंदगी को मुकम्मल तौर पर मफलूज करने के लिए की गई है, ₹1.68 फी यूनिट बिजली बढ़ा दी गई है। ₹5 ओगरा ने समरी भेजी है, ₹5 पेट्रोल की कीमत और ₹10 डीजल की कीमत बढ़ा दी जाए, और इसके साथ साथ घी की कीमत ₹190 बढ़ा दी गई है, जिसका मतलब यह है कि 10 किलो का जो डब्बा पहले ₹2500 का था वो अब ₹3950 का है। ये एक पूरा एक हफ्ते के अंदर जो कुछ हुआ है और आज की तारीख में जो हो रहा है, सिचुएशन अनसर्टन है, किसी को पता नहीं क्या होना है, हर एक अपनी टग ऑफ वॉर में लगा हुआ है। अना की इशू है क्या है, इस तमाम तर सूरत हाल पे बात करेंगे अपने आज के प्रोग्राम में। आई एम वेरी ग्रेटफुल, मुझे यह लेफ्टिनेंट जनरल गुलाम मुस्तफ़ा साहब ने दिफाई तज्ज़ियाकार हैं, मेरे साथ हैं गजाला सैफ़ी वफाकी पार्लिमानी सेक्रेटरी हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट कर रही हैं, और मेरे साथ हैं चौधरी शहबाज बाबर, रुकन कौमी असम्बली हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आप सबके आने का जी बहुत शुक्रिया। जनरल साहब, सर लेट मी स्टार्ट विद यू। सर, ये पिछले 5-7 दिनों में से जो हो रहा है और इवन एज ऑफ राइट नाउ जिस वक्त हम लाइव प्रोग्राम कर रहे हैं, एक अनसर्टेनिटी नजर आती है और बार बार अब ये कहा जाता है कि जी सब कुछ ठीक हो गया है और इससे बेहतरीन सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप्स कभी हो ही नहीं सकते थे। सर, आपको वाकई लगता है सब कुछ ठीक है, ऐसे ही होता था, पास्ट में भी ऐसे ही होता रहा है और अब भी ऐसे ही हो रहा है, हम लोग ही परेशान हो रहे हैं ज्यादा? नहीं, पास में तो इसकी मिसाल नहीं मिलती और दूसरे मसाइल जरूर रहे होंगे, लेकिन एक परफेक्टली रूटीन जो सिस्टम जो ऑपरेशनल था, बड़े इफेक्टिवली काम भी कर रहा था, उसमें सडनली कितना बड़ा एक रोड बम्प आ गया है, समझ नहीं आ रही कि बम्प है क्या। और अगर आप वज़ीर आज़म से शुरू करते हैं तो वो कह रहे हैं जी कोई टेक्निकल इशू था, रिजॉल्व हो जाएगा, और बता दें भी इशू भी क्या था। और बुजुर्ग की बात सुनते हैं तो ओवरऑल को चीज़ पता चलती है। देखिए, सिंपल सिस्टम है हुकूमत पाकिस्तान का, आज से नहीं पहले कई दफ़ा चल रहा है, और अभी इसी हुकूमत के टेन्योर में 2 DGISI पहले भी अपॉइंट हुए हैं और चेंज भी हुए हैं। एक आए, वो 6-7 महीने के बाद उनको तब्दील कर दिया गया, दूसरे DGISI आए। ना तो इसकी ये मीडिया की जीनत बनी है सारी खबरें, ना इतनी बहस हुई, ना ही कैबिनेट में बात हुई, ना ही हमारे वज़रा को इतने बड़े बड़े बयान देने पड़े, ना ही प्राइम मिनिस्टर को आके बात करनी पड़ी। तो ये अचानक क्या बात है कि इस वक्त ये बात हो गई? कोई तो मसला है, क्योंकि जहाँ तक फौज का ताल्लुक है, फौज अब जो कवानीन राय जो वक्त हैं उसके बारे में किसी को शुबा नहीं है कि DISI की तैनाती
साबदीदी इख्तियार है प्राइम मिनिस्टर का, दैट्स इट पीरियड। और उससे जो तरीकाकार वजह है, जो प्रमोशन है रिकमेंड होते हैं, जो सीनियर लेवल पे प्रमोशन है आपको मेजर जनरल के, लेफ्टिनेंट जनरल के, और वजारत दिफा के थ्रू प्राइम मिनिस्टर को पुट अप हो जाते हैं, अप्रूव हो जाते हैं, नोटिफिकेशन हो जाता है, लोग अपने काम पे शुरू हो जाते हैं सारे। जो अप्रूवल का है ओवरऑल जब भी हो जाती है तो इस सीनियर मोस्ट लेवल पे हर चीज कागजात पे एक एक लाइन लिख के नहीं होती है ऐसे। ट्रू। पहले वर्बल बात हो जाती है और दैट इज देन फॉलोड अप बाय द ऑफिस प्रोसीजर जो भी इसका है। इसमें इतने बड़े टेक्निकल इशू होते नहीं है, कभी थे नहीं कभी भी। अब अगर हो गए हैं तो मुझे समझ नहीं आती। ये दूसरी दफा है देखिए कि इस हुकूमत के दौर में आर्मी के लिहाज से बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी खड़ी हो गई है। जब पहली दफा जनरल बाजवा की एक्सटेंशन का मसला आया था तभी मेरे ख्याल 5 या 6 समरीज बनी थी और कहीं जाके फिर मामला अदालतों में शटल हुए थे। True. और अब भी एक DISI की तब्दीली है, ये कोई इतना बड़ा काम तो है नहीं है कि इसके ऊपर हम इतने दिन लग गए हैं। पूरी कौम एक अजीब किस्म की उसमें हिजान में गिरफ्तार है। तो मेरा अपना ख्याल ये है कि ये तो अल्टीमेटली द बक स्टॉप्स विद द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, उन्हीं का साबदीद है। अच्छा सर, मुझे ये भी बताइएगा, इतना बड़ा काम सर ये भी थोड़ा सा फरमाइएगा, अभी जो पिछले आपने 2 DGIS की एग्जांपल दी है, इनकी बार कोई समरी गई थी या उससे पहले कोई ऐसा रिवाज था कि समरी जाएगी, इंटरव्यूज होंगे, उसके बाद किया जाएगा? कोई ऐसा पहले हम लोगों ने देखी है कोई ऐसी चीज, या दिस इज द फर्स्ट टाइम इट इज हैपनिंग लाइक दिस? जी देखिए, जो ऑफिस प्रोसीजर तो बड़ा सिंपल है ना। बेंच साहब से कहा कि इनवेरिएबली जब चेंज का टाइम होता है या उससे पहले अगर कोई जरूरत महसूस होती है तो चीफ आर्मी स्टाफ चले जाते हैं प्राइम मिनिस्टर के पास, हूएवर इज हेड द गवर्नमेंट, उनसे जाकर मशवरा करते हैं कि इस DISI गवर्नमेंट तब्दील करने की रिकमेंड कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं रिकमेंडेशन। प्राइम मिनिस्टर एग्री करते हैं तो नए नाम उनको डिस्कस हो जाते हैं उनके साथ कि ये 4 या 5-6 जो सूटेबल नाम है उनसे देख लीजिए किसको आप पसंद फरमाते हैं। अगर तो प्राइम मिनिस्टर की कोई प्रेफरेंस है वो बता देते हैं, अगर नहीं है तो वो इस पे साबदीद छोड़ देते हैं चीफ आर्मी स्टाफ की। चीफ आर्मी स्टाफ अपना जो बता देते हैं कि ये मेरे ख्याल में रिकमेंडेड है, वर्बल अप्रूव हो गया, उसके बाद आके जो समरी मूव होती रहती हैं। ये तो रूटीन चीजें हैं, ये आज की दफा तो नहीं है। अभी जब लास्ट टाइम जब 90s में जब अपना नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर थे, वो जनरल मुशर्रफ पहुंचे उनके पास, जनरल नसीम राणा को चेंज करना था जी। उन्होंने कहा जी ये हमारे पास नाम है, आप देख लीजिए किनको आप पसंद करते हैं। तो नवाज शरीफ साहब ने कहा नहीं जी मुझे तो ज़ियाउद्दीन भट्ट चाहिए। बिल्कुल ठीक। जनरल मुशर्रफ ने कहा भी कि जी इसको तो मैंने CGS के तौर पे अपने नॉमिनेट किया है। CGS भी बहुत बड़ी पोस्ट है पाकिस्तान आर्मी के लिहाज से, और प्राइम मिनिस्टर का नहीं मुझे DSI के तौर पे चाहिए। उनको कह दिया गया ठीक है, पोस्ट हो गया खत्म। ना कोई इसमें बहस थी, ना झगड़े थे, ना कोई मसाइल थे कोई। अब अचानक ये जो कुछ खड़ा हो गया है, इसमें जो मुझे कम से कम फौज के लिहाज से मुझे कोई शक नहीं कि फौज का अपना रूटीन बड़ा क्लियर है एंड दैट मस्ट हैव बीन फॉलोड। और जनरल बाजवा भी को पहली दफा नहीं, मैं बता रहा हूँ 2 तो DSI नहीं कि टेन्योर में और इमरान खान साहब की वज़ारत उज़्मा के दौर में ही चेंज हुए हैं, तो अब कौन सी ऐसी नई बात होगी? मुझे नहीं समझ आती। ये सब प्रॉब्लम मैं अपनी से बाहर का कोई प्रॉब्लम है ये। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक है। चौधरी साहब मैं आपकी तरफ आता हूं, जरा मुझे बताइएगा आप लोग क्यों इस चीज को लेकर, वो कह रहे हैं टेक्निकल कोई इशू था जिसको हम रिजॉल्व कर रहे हैं, वफाकी वुज़रा चौधरी वो फवाद चौधरी साहब सारे कह रहे हैं, इंटीरियर मिनिस्टर कह रहा है अब जी इशू रिजॉल्व हो जाएगा, आप लोग मान ही नहीं रहे इशू रिजॉल्व हो जाएगा। अगर नवाज शरीफ साहब जनरल ज़ियाउद्दीन भट्ट अपनी चॉइस के DGISI लगा सकते हैं तो खान साहब को क्या इशू है, वो भी अपनी चॉइस के लगाएं। आप लोग हर चीज के अंदर कीड़े जरूर निकालते हैं बीइंग ऑपोजिशन। अव्वल तो मंसूर बड़ी मेहरबानी है आपकी कि आपने मुझे टाइम दिया है। मतलब बात ये है कि टेक्निकल इशू, ये बात की टेक्निकल खराबी आई है तो भाई ना तो कैपिटल TV है कि सिग्नल पूरे नहीं आ रहे हैं, ना तो PTV है कि से खराब में टेक्निकल वजूहत हो गई हैं जी, कुछ अरसे के नशरियात को बंद किया जाए, वक्फा दे दिया जाए। ये बहुत अहम पोस्ट है, बहुत खास पोस्ट है। इसको लगाने के जैसे जनरल साहब ने बात की, डिस्कशन होती हैं, सब होती हैं, वो जनरल साहब से हुई होगी, मुलाकात हुई होगी इनकी बाजवा साहब की बेहद मुलाकातें पहले भी रही हैं, तो डिस्कशन करके बाजवा साहब ने नाम दिया होगा। सर बाजवा साहब ने बिला वजह उठा के नाम तो नहीं दे दिया होगा मेरे ख्याल से, जैसा कि जनरल साहब बात कर रहे हैं, ना तो बाजवा साहब की तरफ से खुद जाके नाम दे दिया होगा। प्राइम मिनिस्टर साहब की यकीनी तौर पर डिस्कशन हुई होगी, फिर दी गई होगी। मगर वो जो चीफ आर्मी साहब हमारे जनरल फैज साहब हैं,
इनको ही रखना चाह रहे हैं जिस चक्कर के अंदर, उसके सर मैं भी कुछ कह नहीं सकता हूँ कि क्यों रखना चाह रहे हैं, क्या वजह है कि उनकी आगे पोस्टिंग भी है, उनकी आगे प्रमोशन भी है, उसे क्यों लिंगर और करना चाह रहे हैं मुझे तो नहीं पता। मगर आपके अपने टेलीविजन चैनल्स पे मैंने कल ये परसों टीवी पे देखा है, वो फैज साहब किसे रखना चाह रहे हैं, जनरल फैज साहब को, ताकि वो इनके पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करते रहें, जिसकी की आदत होगी खान साहब को, जो कि हर हिसाब में चाहे सेनेट का इलेक्शन हो, चाहे कोई ज़मीनी इंतखाबात हो, चाहे वोट ऑफ कॉन्फिडेंस हो, या कोई भी चीज़ हो, हत्ता तक के इनके अपने पार्लियामानी पार्टी के अंदर इनके अरकान की नंबर पूरे करने के लिए ये इनकी मदद लेते रहे हैं। तो मेरे ख्याल से जैसे कि जनरल साहब ने कहा, पाकिस्तान आर्मी बहुत प्रोफेशनल आर्मी है, हमारी बाइज्जत हमारे सिपह सलाह बड़ी इज्जत एहतराम के हैं। जब उनके ऑर्डर दे दिया, कर लिया, तो लगा दें भाई, आपको अपनी सियासत की पड़ी हुई है, आपके मुल्क की आपको पड़ी कोई नहीं, आपको है हर चीज़ के अंदर सियासत लेके आते हैं। और आज जो नज़र आया सुबह, आप लोगों भी पता चला होगा, इस्लामाबाद के अंदर जैसे कि ये पतले और नजर आए हैं सारे के सारे, उन्होंने बुत बनाए हुए हैं जिनको सुइयां चुभी हुई हैं। चौधरी साहब, ये तो आप लोग वैसे यकीन करेंगे, आप इस चीज को चलेंगे नहीं चौधरी साहब, ऐसे तो हुकूमतें नहीं चलती मेरी जान, ऐसे हुकूमत नहीं चलेगी, ना जानू पे चलेगी, ना टोने पे चलेगी, ना मैं। अच्छा चौधरी साहब, मुझे एक चीज बताएं, आप लोग किसको लगाना है, फिर लगाना है। ओके चौधरी साहब, आप लोग फाल पे नहीं लगेगा भाई वो। अच्छा, आप लोग कहते हैं कि वजीर आजम के दफ्तर का एहतराम होना चाहिए, एग्रीड। मरियम नवाज का कहना यह है कि जी इमरान खान मुंतखब वजीर आजम नहीं है, इसलिए हम उनके दफ्तर का एहतराम नहीं करते। यही स्टांस इमरान खान साहब का था जब आप लोग हुकूमत में थे, और वो नवाज शरीफ साहब को कहते थे कि जी ये इनका ये मुंतखब नहीं है, इसलिए इनकी बात नहीं माननी चाहिए, और बिल जलाते थे। तो आप में और उनमें फर्क क्या रह गया? कल को जो इमरान खान साहब कहते थे नवाज शरीफ के बारे में, आज आप लोग कहते हैं इमरान खान के बारे में। हमारे में उनमें बहुत फर्क है, हमारे में उनमें बहुत फर्क है। खुदा के नवाज शरीफ इमरान खान से ना मिलाया। इमरान खान नालायक, नाअहल और नकारा आदमी है। देखिए जी, उसको तो ये भी नहीं पता कि उसके बंदे कौन है, उसको ये भी नहीं पता सारे बंदे इकट्ठे करके दिए गए उसको ये नहीं पता कि मेरे बंदे जीते कौन से हारने वाले हैं। और ये आपको इस बात का पता कि जो हमारी गवर्नमेंट कह रहा था कि हमने दोबारा इलेक्शन कराए, जो हमारे जो दोबारा इलेक्शन कराए गए, जो कह रहे पेंशन लगे, उसके अंदर क्या हुआ था? सारे के सारे नून लीग दोबारा जीती थी। और ये 35 पेंशन अभी जो लगे हैं, जिसकी ये बातें करते हैं, जो ये कहते हैं कि हम कानून की हुक्मरानी को मानेंगे, हम कानून के बालादस्ती की बात करेंगे, कौन सी जगह पे खान साहब ने कानून की बालादस्ती की बात की? बिल्कुल ठीक है। एक छोटी सी ब्रेक से वापस आते हैं तो जनरल साहब से बात करती हैं कि अब ये जो मिसट्रस्ट आया है, या एक कॉन्फिडेंस जो शटर हुआ है, इसको आगे कैसे लेकर चलना है? बिकॉज इस स्टैटिक पोजीशन का तहम्मुल ना मुल्क हो सकता है, ना ये अवाम हो सकती है। मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जी जल साहब, सर मुझे अब बताएं, ये जो एक ट्रस्ट डेफिसिट हम लोग देखते हैं, या एक चैलेंज है, ट्रस्ट डेफिसिट छोड़ दें, एक चैलेंज है, एक सिचुएशन क्रिएट हुई है। आपने पहले फरमाया द बग स्टॉप्स एट द प्राइम मिनिस्टर, और कहा यह गया पिछले को 72 घंटे पहले कहा गया था कि जी अब वो फाइल मूव हुई है एंड ऑल दैट। और इस वक्त जब हम बात करें, अभी तक कोई चीज सामने सरफेस नहीं हुई। सर इसका इंपैक्ट अगर मैं बात करूं एक इंस्टीट्यूशन के ऊपर जो कि मुनज़्ज़म है, जो कि बहुत ऑर्गेनाइज्ड है, जिसमें एरर का क्वेश्चन ही नहीं आता मेरे ख्याल में, उसमें क्या इंपैक्ट इसका आता है, और ओवरऑल उस इंस्टीट्यूशन क्या समझता है कि क्या हो रहा है ये सब कुछ? देखिए इंस्टीट्यूशन का तो पहले आप जब बात करें ना, सबसे पहले देखिए पाकिस्तान के बारे में तासुर किया जा रहा है कि बहैसियत स्टेट जो इस वक्त इज इन द आई ऑफ द स्टॉर्म, दुनिया का कोई ऐसा चैलेंज नहीं है जो पाकिस्तान को दरपेश नहीं है इस वक्त। ट्रू। और उस चैलेंज के मुकाबले में हम कहाँ पे आके फंस गए हैं कि एक ऐसी अपॉइंटमेंट जो रूटीन होनी चाहिए थी, वो हमसे पिछले 10 दिनों से फैसला नहीं हो रही है। तो बाकी जो अहम मसाइल है उसके बारे में फैसला साजी हमारी कैसे होगी। नंबर 2, जहां तक आपने इंस्टीट्यूशन का ताल्लुक है, इंस्टीट्यूशन को तो कभी कोई शक नहीं रहा कि ये मामला ऐसे तय होते रहे हैं, होते रहने चाहिए, इसमें कोई मसला होना चाहिए नहीं था। और खासतौर पर जब इसके बाद मीटिंग भी काफी सारी हो चुकी हुई हैं, तो फिर इसके बाद लटकाने का क्या मकसद है?
और गवर्नमेंट का बहुत बड़ा नुकसान ये है कि गवर्नमेंट की अपनी जो स्टैंडिंग है और पर्टिकुलरली प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान, वो भी अंडर क्वेश्चन आ गई है कि क्या वो एक किस मसले को लेकर जो टेक्निकल है या क्या है, इतना मीटिंगों के बावजूद भी रिजॉल्व क्यों नहीं हो सका। तो रिजॉल्व करना तो एक्चुअली, जैसे मैंने कहा था, बक स्टॉप से प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान फैसला उन्होंने करना है, तो वो फैसला करने में कोई दिक्कत महसूस कर रहे हैं। तो ये चीजें ऐसी हैं जो तासुर पाकिस्तान के बारे में, तासुर हुकूमत पाकिस्तान के बारे में और विद इन द इंस्टीट्यूशन, कि आप देखें लिम्बो में सब खड़े हुए हैं इस वक्त। ट्रू। जो मूवमेंट होनी चाहिए थी, एक आदमी ने एक जगह जाना है, उसके बाद दूसरे ने जाना है, तीसरे ने जाना है, रूटीन होता है पाकिस्तान में, पहले होता रहेगा, अंदर भी होना चाहिए। वो सारा एक कागज आपके लिम्बो में खड़ा हो गया है। ट्रू। जो उनकी रैंक एंड फाइल है, फॉर एग्जाम्पल आप आईएसआई की मिसाल लीजिए, उनको अभी किसके डायरेक्शन पे काम कर रहे होंगे, दिल्ली के हिसाब से वो फैसले करने पड़ते हैं वहां पे उनको। करंटली आईएसआई ऑब्वियसली वो फैसले कर रहे होंगे, लेकिन उनके जहन में भी है कि उन्होंने जाना है, किसी नए ने आना है, नए जो है वो भी उनको समझ नहीं आ रही होगी क्या करेंगे। कौन वो इश्यूज होते हैं जिनको आपने दिल्ली के हिसाब से फैसले करने होते हैं, उसके ऊपर जो पॉलिसीज आपको दे दी गई होती हैं हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से, तो सारी चीजें इफेक्ट हो रही हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि इसमें प्राइम मिनिस्टर को बहुत बड़े फैसले करने होते हैं, और ये बड़े फैसलों में से नहीं है। ऑल ही हैज टू डू इज कॉल द चीफ आर्मी स्टाफ, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, उनके पास सारी लिस्टें भी मौजूद हैं कि जिसको आप लगा दीजिए, लेट्स फैज गो, खत्म हो जाएगी बात। बिल्कुल ठीक। इतनी बड़ी बात तो है नहीं है ये। चौई साहब, अब मुझे एक चीज बताएं, आपसे तो हमारे गिले शिकवे ही बड़े हैं। चौई साहब, ये जरा सी बात हुई, फिजा थोड़ी सी खराब हुई, और मैंने देखा कि मौलाना फजल रहमान ने भी एकदम कहने लगे कि जी सिविल सुप्रीमेसी होनी चाहिए, और उन्होंने कहा जी ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इदारों को ख़राब कर रही है, इदारों के ख़िलाफ़ है। ये एक ज़रा से जो चीज़ है लिंगर ऑन हो गई, डिले हो गया, टेक्निकल इशू हो गया, उसको लेकर आप लोगों ने एक पूरा वावेला बनाया है कि जी ये हुकूमत की वजह से, क्योंकि ये इनकम्पिटेंट है, इसकी वजह से ये सब कुछ नहीं हो रहा। क्या वजह थी इसकी, ये सारी स्टेटमेंट्स देने की? जी मैं मंसूर साहब, आपने बात की है, मेरे ख्याल में जल्लत साहब ने जो बात की है, माशाल्लाह वो आर्मी को मुझसे बहुत बेहतर जानते हैं। जो जिन्होंने बताया कि आपका देखिए आपका पोजीशन क्या है, हाँ। आपकी स्ट्रेटेजिक पोजीशन क्या है, अफगानिस्तान के हालात क्या हैं, इंडिया के हालात क्या हैं, आपके हालात किस तरह मुल्क चल रहा है, उसके ऊपर DGI जैसे कि जो पोस्टिंग है जो है सारी की सारी दुनिया की आपके ऊपर नजर है। एक बहुत अहम पोस्टिंग है। देखिए इसमें के दो राय तो नहीं है सर, ये जो बहुत अहम पोस्टिंग है उसको लगाने के लिए अगर आप जो लिंगर ऑन कर रहे हैं, इससे ये चीजें साफ जाहिर हो रही है, नजर आ रहा है कि आपकी कैपेबिलिटी नहीं है, आप इस काबिल ही नहीं है भाई क्या मुल्क को चला सकें। आप इस काबिल नहीं है मुल्क को चला सकें। वो मुझे लग रहा है जो देर हो रही है, वो फाल निकाली जा रही है, वो चिल्ला काटा जा रहा है, जिसके ऊपर का अभी नाम अभी तक नहीं हुआ जा रहा, जिसका नाम आएगा उसको लगा दिया जाएगा। मुझे तो यही नजर आ रहा है, उसकी वजूहत नजर नहीं आ रही। बिला वजह की डिले करने की क्या जरूरत है आपको? आपने बिला वजह 7-8 दिन हो गए, आप हर टीवी टॉक शो पे देखें, दुनिया में देखें, हर जगह ये हो रही है। अगर हम कहें कि इमरान खान साहब ने पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया, इसमें कोई दूसरी राय तो नहीं है भाई। आप देखिए आपके इमरान खान साहब की हालत क्या है। नहीं चॉइस साहब, लेकिन आप तो कंपैरिजन कर रहे हैं इमरान खान का मोदी के साथ। आप कह रहे हैं मोदी से ज्यादा, मौलाना फजल रहमान कह रहे हैं मोदी से ज्यादा नुकसान पहुंचाया इमरान खान ने। ये तो नहीं, इस हद तक तो नहीं ना जाना चाहिए किसी चीज को लेकर। सर देखिए मोदी ने जो किया हमारी पाक फौज के वकार को तो नुकसान नहीं पहुंचाया ना। ये तो पाक फौज के वकार को नुकसान पहुंचा रहा है बंदा बैठा हुआ है ऐसी उल्टी सीधी हरकतों की वजह से अपने। हम तो इस बात पे कह रहे हैं, हमको मोदी जो करेगा वो तो गलीज आदमी है, उसने तो घटिया हरकत करनी है। पर हम खान साहब से नहीं तो रखते, ठीक है जो मर्जी है, नलायक हैं, आप नाहल हैं, हम मानते हैं, ठीक है आपके अंदर है, मगर कुछ तो बंदे के अंदर अक्ल होती है कि आपने किस जगह पे आपने सियासत करनी, कहाँ पे नहीं करनी। कुछ जगहें होती यहाँ पे सियासत नहीं की जाती, ये वो जगह यहाँ पे सियासत नहीं करनी है। आपने अपना मफाद नहीं देखना, अपने आप को नहीं देखना, आपने मुल्क को देखना है, आप मुल्क का नाम देखना है आपने। बिल्कुल ठीक है। जैल साहब मुझे सर अब इसको देखने कारगिल का जो हुआ था वाकया,
ठीक हो गया चौई साहब, आपका पॉइंट आ गया जी। जल साहब मैं अगले टॉपिक पे भी चलता हूं, लेकिन लास्ट ये मुझे बताइएगा, ये अब एक डेडलॉक है, अपेरेंटली कहा जा रहा है, कितना कहा जा रहा है वो हम सबको टाइम गुजरता, टिक टिक गुजर रहा है टाइम, लेकिन अभी तक कोई चीज सामने नहीं आ रही। सर इसका एंड रिजल्ट क्या है, इसका अब हल क्या होगा? अभी आप ही फरमा रहे हैं जिस तरह ये सारी ट्रांसफर्स हुई हैं और द सीनियर मोस्ट जनरल्स जो हैं, कोर कमांडर्स, इन लोगों की ट्रांसफर हुई है, वो सारी लिम्बो के अंदर है इस वक्त, ओनली बिकॉज ऑफ वन ट्रांसफर। सर अब इसका एंड रिजल्ट कब तक होगा, किस तरह होगा? कन्विंस एक दो दफा मिला है चीफ, अब इसके बाद व्हाट नेक्स्ट जी? देखिए, इतनी मुलाकातों में जो भी कोई इशू था अगर सॉर्ट आउट नहीं हुआ तो फिर तो आप जो मर्जी कर लें सॉर्ट आउट नहीं होगा। ये मेरा कहने का मकसद ये है कि भी अल्टीमेटली देखिए, पाकिस्तान से प्राइम मिनिस्टर एंड प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान हैज टू डिसाइड। ना मैंने फैसला करना है, चीफ आर्मी साहब ने फैसला करना है। ठीक, सिविल सुप्रीमेसी की बात यह है कि हम शायद इन मामलात को सही तरीके से समझ ही नहीं रहे। सिस्टम यह है कि आर्मी से रिकमेंडेशन जाती हैं थ्रू मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इसको अप्रूव करते हैं, उसके बाद प्रमोशन होती हैं, पोस्टिंग्स विद इन जो है वो आर्मी खुद करती है, एक्सेप्ट फॉर दिस ये 2-3 जो इंपॉर्टेंट स्लॉट्स हैं जो डायरेक्टली अंडर प्राइम मिनिस्टर काम करते हैं, उसे प्राइम मिनिस्टर से ओके लिया जाता है, उसके बगैर कर नहीं सकते। अब प्राइम मिनिस्टर के पास जब 2 या 3 दफा जो भी बात हुई थी, इस डेडलॉक को तोड़ना प्राइम मिनिस्टर का काम है, मेरा काम नहीं है, ना ये आर्मी स्टाफ का काम है। अगर वो समझते हैं एक वो काम जारी करना है, उन्होंने जो भी जारी करना चाहें कर दें, आपको जो भी करना है कर दें, इसको मुल्क को इससे निकालें, इसको अफाम तफहीम से हो गया, हमारी बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, मेरे पर्सनल बहुत, इट इज नॉट पर्सनल। आप प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान हैं, उधर चीफ आर्मी स्टाफ हैं, आप हुकूमत को हेड कर रहे हैं, वो आर्मी को हेड कर रहे हैं, ये तो इंस्टीट्यूशनल रिलेशनशिप की बात है कि आपने जो तरीकाकार है उसको कैसे आपने लेके चलना है। तो इसमें कोई इतने बड़ा इशू इतना बड़ा नहीं है। अगर आपने रिजॉल्व करना है, अगर आपने फैसले करने हैं तो करें फैसला उसको। आर्मी तो उसको रजिस्ट नहीं कर सकेगी, आर्मी क्या कह देगी, आर्मी ना नहीं कर सकती क्योंकि लीगली प्राइम मिनिस्टर अथॉरिटी। अच्छा सर मुझे एक और चीज बताएं सर मुझे एक और चीज बताएं जो हमने सुना है अभी तक, नॉट फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर, सो इसलिए कि जी प्राइम मिनिस्टर वांट्स के 6 महीने ये रहे, जो सिचुएशन है अफगानिस्तान की उसको एड्रेस किया जा सके, लेकिन अगर वो 6 महीने इधर रहते हैं तो इनका जो नेक्स्ट होना है फॉर द चीफ, जो नॉमिनेशंस होती हैं एंड ऑल दैट, उसके अंदर इनका नहीं आएगा। सर कितना इंपॉर्टेंट आप समझती हैं, और क्योंकि आपने खुद माशाल्लाह सर्व किया हुआ है सर, इस वक्त इनकी कॉम्बैट डिवीजन के अंदर जो ड्यूटी है या जो ट्रांसफर है, ये इटसेल्फ नेक्स्ट प्रमोशन के लिए कितनी इंपॉर्टेंट होती है, और अगर ये नहीं होगी तो उसका इंपैक्ट क्या होगा, ये भी जरा टेक्निकल पॉइंट बता दीजिएगा। देखिए एक बड़ा सिंपल, आप इसको सब भी देखिए, अगले साल नवंबर में जनरल बाजवा रिटायर हो जाएंगे। ठीक है जी। उसके बाद किसी ने आर्मी चीफ बनना है। अगर जनरल फैज को उस वक्त तक रखा जाता है तो जनरल फैज ही इज ऑल्सो इन द रन। प्रमोट ना होना तो अल्लाह ताला के उस पे है, किसको प्रमोट करना चाहेंगे, अरब इजराइल को जो हुक्म होगा वैसे ही। तो लेट्स से बोथ ऑफ देम डोंट मेक इट, मतलब जनरल बाजवा तो रिटायर होना है, जनरल फैज नहीं बनते, तो आपको उस वक्त चीफ आर्मी स्टाफ भी नया होगा, DISI भी नहीं आएगा आपका। तो आप दोनों अपॉइंटमेंट्स जो हैं वो सडनली चेंज हो जाएंगी आपकी। तो ये तो सूट करता है हर लिहाज से हुकूमत को कि नया DISI इस वक्त आ जाए, वो 1 साल तक इस मामलात को चला के चले चीफ आर्मी साहब के साथ। फिर जनरल फैज के पाकिस्तान से भागे तो नहीं जा रहे, जनरल फैज भी तो पेशावर में होंगे, बिल्कुल, और वो भी तो डायरेक्टली बॉर्डर को फेस कर रहे हैं, तो दिल्ली के हिसाब से रूटीन मसाइल वहां भी हैं। और फिर 1.5 घंटे की ड्राइव है टोटल पेशावर से, यू कैन ऑलवेज कम ओवर जब भी इनको जरूरत पड़ेगी। तो कोई इतना मुझे नहीं समझ आती कि भाई क्यों इस फंसे हुए हैं। ऑल द प्राइम मिनिस्टर हैज टू डू इज कि ठीक है फैज हैज टू गो, क्योंकि देखिए जो भी कमांड में आएगा आर्मी कमांड में, कोर की कमांड ISI की कमांड जबरदस्त है, लेकिन कोर की कमांड के डायनामिक्स टोटली डिफरेंट है। बिल्कुल ठीक। आप जब एक वेरिड एक्सपीरियंस लेके आते हैं तो चीफ आर्मी स्टाफ को जब बिठाते हैं तो ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द नेशनल सिक्योरिटी ऑफ पाकिस्तान। ऑपरेशन विद द फसाद भी चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, तो उनके लिए वेरिड एक्सपीरियंस होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और कोर कमांडर की अपनी एक प्रोसेस है जिसमें आपसे गुजरते हैं कोर कमांडर भी, फैसला साजी का, हैंडलिंग ऑफ द ट्रूप्स है, हैंडलिंग द ट्रूप्स इन द बैटल है, वो सारा है। तो उस सबको इतना इम्पोर्टेंट है, रूटीन में होना चाहिए था, सब होता है, पहले भी होता है, अब भी होना चाहिए। बिल्कुल। मैं सिर्फ इस चीज से समझने से कासिर हूँ
कि वाई दिस ह्यूज रोड बंक जो ऐसा ऐसा लगता है कि हिमालय बन गया वैसे। हिमालय, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। व्यूअर्स, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं और जिस से वापस आते हैं तो ये जो इलेक्ट्रिसिटी की प्राइसेस बढ़ी हैं, जिसका आज हमाद अजहर ने पूरा जो मुद्दा है और जो बोझ है वो पिछली हुकूमत के साथ जो इन्होंने फाइनल किए हैं चीजें, उनके ऊपर डाल दिया गया और उन्होंने कहा जी इनकी वजह से आज बिजली महंगी हो रही है, इनकी वजह से आज सब कुछ महंगा हो रहा है। इस पे चॉइस शहबाज बाबर से सवाल करते हैं, मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जी चॉइस शहबाज बाबर साहब, आज हमाद अजहर जो मिनिस्टर हैं फेडरल, वो कह रहे थे कि जी ₹1.68 पर यूनिट इलेक्ट्रिसिटी बढ़ा दी गई है और कैबिनेट इसका अप्रूवल भी दे दिया है। और उन्होंने कहा कि ये इसलिए बढ़ी है कि जो आप लोग मुआहदे करके गए हैं उसकी वजह से बढ़ाई जा रही है। कोई मुआहदा ऑपोजिशन, स्पेसिफिकली मुस्लिम लीग नून ने ऐसा मुआहदा नहीं किया जो पाकिस्तान या इस अवाम के हक में हो। इसकी वजह से ये जो बोझ अब हम पे डाला जा रहा है, इसकी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की हुकूमत, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत पर है। जवाब दें, क्यों आप लोग ऐसे एग्रीमेंट्स करके गए हुए हैं? सर मैं तो कहूँगा कि आदर साहब को कह दें कि आपने वफाकी वजीर नहीं बनना, आप जो मर्जी कर लें। उनके ज़हन में हेलो जी जी हेलो जी जी चॉइस साहब, आवाज आ रही है जी। मैं क्या उनको कह दें कि आपने वफाकी वजीर नहीं बनना, जो मर्जी कर लें। उनके ज़हन में है कि शौकत तरीन साहब साइड में हो रहे हैं, उनकी वफाकी वजारत खत्म हो रही है, उनको एडवाइजर बनाया जा रहा है, 6 महीने पूरे हो गए। जब तक वो सेंटर नहीं बनेंगे, वफाकी वजीर नहीं बनेंगे, तो शायद मेरा दौर लग जाए। वो अपने दाव लगाने में लगे हुए हैं। और हकीकत का असल तो बात ये है, हम तो ये कहते हैं जो खान साहब ने 2013 से लेकर 18 तक जो राग बपा था, जो राग गाया गया था पूरी कौम के आगे, चीनी महंगी हो वज़ीर आज़म चोर हो, पेट्रोल महंगा हो वज़ीर आज़म चोर हो, आटा महंगा हो वज़ीर आज़म चोर है, डॉलर डी वैल्यू हो वज़ीर आज़म चोर है, हर चीज के अंदर वज़ीर आज़म चोर है। और इस तमाम इनकी बातों का भाईजान एक ही जवाब है, वज़ीर आज़म चोर भी है, नालायक भी है और नकारा भी है। जल साहब, सर मुझे एक चीज बताएं, ये जो प्राइसेस का अब आज कहा गया कि जी इन लोगों के एग्रीमेंट हुए थे, उसके बाद हमने देखा है ओगरा ने अभी 15 दिन पहले फिर पेट्रोल बढ़ा था, अब 5 रुपए पेट्रोल और 10 रुपए डीजल की प्राइस बढ़ाने का कह दिया है। और घी 190 रुपए पर केजी बढ़ा दिया गया है, जिससे पर लीटर सॉरी, जिससे 10 लीटर का जो प्राइस थी वो 2500 से 3590 रुपए हो गई है। सर उसके बाद भी घबराना नहीं हम सब ने, इज दैट राइट? मतलब एक आम आदमी की जिंदगी इस इंपैक्ट के बाद जो होगी, उसके बाद फिर हम किस तरह उनको कहेंगे कि आपको घबराना नहीं चाहिए? जी देखिए, 2-3 चीजें हैं इसमें। एक तो इंटरनेशनल अवामिल हैं जो हमें समझने की जरूरत है। ओवरऑल फ्यूल प्राइसेस आर शॉट अप और उसका इम्पैक्ट पाकिस्तान में भी होगा। जब फ्यूल प्राइसेस बढ़ाएंगे तो फ्यूल प्राइस जो भी इससे चलने वाली चीज है, चाहे आपके रूटीन ट्रांसपोर्ट है, चाहे आपकी एग्रीकल्चर है, चाहे आपके जो पावर बेस जो प्रोजेक्ट्स हैं, इनके सब कीमतें बढ़ेंगी। नंबर 1 तो ये है। नंबर 2, इस हद तक हमारे साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये गुज़िश्ता तकरीबन 3 दहाइयों का जिस तरीके से हमने बड़ा कैवलियर, मैं और तो बात इस्तेमाल नहीं करना चाहता, कैवलियर तरीके से हमने जो मामला तय किए हैं, पर्टिकुलर इन द पावर सेक्टर स्टार्टिंग विद द IPPs टिल टू डेट, वो इतने संगीन है कि पाकिस्तान को कैपेसिटी जो पेमेंट जो है उसकी मद में ही इतने पाकिस्तान को पैसा देना पड़ रहा है। फिर जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है दैट आल्सो इज एक्सट्रीमली हाई। ठीक है, आपकी जो ट्रांसमिशन सिस्टम है पावर का, दैट इज इन अ वेरी वेरी बैड शेप। तो आप ओवरऑल जब देखते हैं तो पावर सेक्टर इस वक्त तो बड़ी जी साहब, ये मैं देखता हूँ कि ये सारी चीजें करके आपने इस जगह पे पहुंच गया है। अभी इसको हैंडल करने के लिए हुकूमत पाकिस्तान को तरीकाकार है। आपको भी इख्तिलाफ है, हमें भी इसके बहुत इख्तिलाफ है। बड़ा आसान है कि जरा सा चीज हुई आप कीमतें बढ़ा दें, कीमतें बढ़ाएंगी, टैक्सेस बढ़ेंगे परसेंटेज वाइज, आपकी GST बढ़ेगी परसेंटेज वाइज, गवर्नमेंट के खजाने में पैसा आ जाएगा, गवर्नमेंट उससे फिर आगे काम चलती रहेगी। इस विशेष सर्कल में हम आहिस्ता आहिस्ता नहीं, अब तेजी से नीचे चले जा रहे हैं। अभी कैसे बंगाली साहब की बात थी, मैं सुन रहा था कि 2004 में
अभी $100 एक्सपोर्ट, हमारी जो इम्पोर्ट थी वो $125 थी, यानी 25% हम एक्स्ट्रा इम्पोर्ट कर रहे थे। वो ये जो गैप था इसको हम मीट कर लेते थे। अब जो है हमारी एक्सपोर्ट्स अगर $100 हैं तो हमारी इम्पोर्ट्स आर अबाउट $130। दैट मीन्स 130% हमने बढ़ा दिया उसको। अब ये गैप कैसे पूरा होगा? True. उसके जो करने चाहिए, जिसको इकदाम करने चाहिए, जो सख्त इकदाम हैं, जिसमें एक तो हुकूमत हमें कम करनी पड़ेगी। वी आर वेरी लार्ज गवर्नमेंट। आप गुजरात की देख लीजिए, डिवीजन देख लीजिए कितने हैं, चाहे पंजाब को देख लीजिए, सिंध को, जहां भी है, इसको यू हैव टू कट दैट डाउन। गवर्नमेंट कम करें इसमें। फिर जो आपकी मशीनरी, टैक्स कलेक्शन की मशीनरी है, वो बाय इटसेल्फ इज द बिगेस्ट हर्डल। जहां से भी आप बात सुनते हैं, हम सुनते हैं, मेरे कान पक गए हैं कि FBI की इस्लाह कर रहे हैं। वो जनरल मुशर्रफ से लेके आज तक हम ये देख रहे हैं, इसकी इस्लाह नहीं हो सकी। उससे पहले भी अदवार से नहीं इस्लाह नहीं हो सकी। हम वहीं के वहीं खड़े हुए हैं। अभी आज मैं देख रहा था कि 2.5 मिलियन लोगों ने अपने फाइल किए, मतलब 22 करोड़ के अवाम में से सिर्फ 25 लाख टैक्स पेयर आपके सामने आ रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और इसमें मेजॉरिटी सर सैलरीड है, मेजॉरिटी इसमें सैलरीड है। जी सैलरीड है, या वो लोग हैं जो निकल सकते नहीं इससे। बिल्कुल ऐसे जी। तो ये अब कैसे चलेगा सिस्टम? ये इस सारे को रीवैम्प करने के लिए हार्ड डिसीजन रिक्वायर्ड। लेकिन हार्ड डिसीजन ये नहीं है कि जितना भी आपका जो मसाइल है वो सारी पब्लिक में डाल दे। पब्लिक कहां से आएगी? आज जो हमें बताया जा रहा है फ्यूल पाकिस्तान में सबसे कम है, बिल्कुल कम है, लेकिन पाकिस्तान में फीकस आमदनी भी तो दुनिया में सबसे कम है। एग्जैक्टली। हाउ डू यू, मतलब इनको रैशनलाइज कैसे करेंगे आप इसको? तो ऑल एंड ऑल आई थिंक जो इकोनॉमिक मैनेजमेंट है हमारी ओवरऑल, दैट नीड्स टू बी अपग्रेडेड, अपडेटेड। और उसमें बहुत सारे इकदाम हैं जो हम कर सकते हैं और करने चाहिए थे हमें। हम बहुत सारे इंपोर्ट्स बंद कर दें। अभी डॉक्टर इशफाक की बात सुन रहा था, वो उन्होंने जो बातें की है, आप जितना IMF से ले रहे हैं उससे ज्यादा तो आप इंपोर्ट्स बंद करके अपना जो फॉरेन एक्सचेंज सेव कर सकते हैं। ट्रू, बिल्कुल ठीक। बहुत सारी चीजें हम कर सकते हैं, लेकिन हम करने को तैयार नहीं है। बिल्कुल ठीक है। चॉइस साहब, मुझे दो चीजें बताएं। डायरेक्ट टैक्सेस जो इस वक्त जो हुकूमत का, किसी भी हुकूमत का फोकस होना चाहिए, वो आज की तारीख तक शायद उस तरह फोकस नहीं है। हम टैक्स नेट को बढ़ाने की कोशिश करते हैं, हुकूमतें वादा भी करती हैं, लेकिन टैक्स नेट बढ़ा के उन्हीं लोगों को जो ऑलरेडी टैक्स दे रहे हैं, या जिस तरह जनरल साहब कह रहे हैं जिनके पास कोई और ऑप्शन नहीं है टैक्स देने के अलावा, वो उन्हीं से ही टैक्स लिया जाता है। इनडायरेक्ट टैक्सेस को बढ़ाने से एक आम आदमी की जिंदगी मुश्किल नहीं, वो आजिज हो जाता है। अब इस सूरत हाल में आप क्रिटिसिज्म के अलावा, ऑपोजिशन क्रिटिसिज्म के अलावा कोई ऑप्शन भी तो दे हुकूमत को कि ये करें, ये स्टेप्स लेने चाहिए इकोनॉमी को लेकर, ताकि कहीं ना कहीं से तो कोई रिलीफ आए। सर बात ये कि मैंने तमाम बातें सुनी हैं जो आपने पहले बातें की हैं, बड़े आराम से कह दी हैं जी, बड़े महंगे पावर प्लांट लगे थे, बड़ा महंगा ये हुआ था, बड़ा महंगा ये हुआ था। अब ये बताएं 2013 से पहले पाकिस्तान के अंदर एनर्जी क्राइसिस क्या हालात थे? एक दिन के अंदर 18 घंटे की लोड शेडिंग थी या नहीं थी? जो कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने आके दिन रात मेहनत करके पाकिस्तान को अंधेरों से निकाला। उसके बाद पाकिस्तान के दहशतगर्दी का बहुत बड़ा एक पाकिस्तान के अंदर प्रॉब्लम था, जो कि मियां नवाज शरीफ की क़यादत के अंदर पाक फौज ने मिलकर जो कि इस चीज़ को काम किया, कराची हो, चाहे पंजाब हो, चाहे KP की हो, चाहे बलूचिस्तान हो, वहाँ पे बेहतरी आई है। जब मुल्क के अंदर आपकी दहशतगर्दी खत्म हुई, जब आप मुल्क के अंदर आपका एनर्जी क्राइसिस खत्म हुआ, तभी जाकर आपके मुल्क के अंदर लोगों ने इंडस्ट्री लगानी थी ना भाई, तभी आपकी इकोनॉमिक सिचुएशन बेहतर होनी थी, तभी जाके मुल्क के अंदर रोजगार बढ़ना था। जब मियां नवाज शरीफ आपके दौर में जो 5.8 GDP था, तब तो मैं कहूँगा बहुत सारे TV चैनल आके बातें कर रहे थे, नहीं जी सही नहीं है, गलत है, ये हो गया वो हो गया, CPEC को देखने, बाकी बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट देखने मियां नवाज शरीफ के दौर में लगे। उसके बाद जो नलायक गवर्नमेंट आई है, इसने आपको जीरो से माइनस पे ले गई है। मगर भाई इन जो टैक्स की जो बातें कर रहे हैं आप, इनडायरेक्ट टैक्सेशन की बात कर रहे हैं आप, उसको टैक्स बढ़ाना चाहिए। उसके सबसे बड़ी बात ये, आप अपने बिजनेसमैन को ये आप उनके अंदर ये कॉन्फिडेंस दे कि वो जो टैक्स देंगे उनको बिला वजह तंग नहीं किया जाएगा, उनसे कोई बिला वजह उनको नोटिस नहीं भेजे जाएंगे, उनसे बिला वजह उनकी कारोबार के ऊपर हसब आके जाएगा। जब तक कि आपका बिजनेसमैन कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो वो इनडायरेक्ट टैक्सेशन कैसे आपकी बढ़ेगी, मुझे बताएं आप। बिल्कुल सही।
बिल्कुल ठीक है। चौधरी शहबाज बाबर साहब थैंक यू वेरी मच। लेफ्टिनेंट जनरल गुलाम मुस्तफ़ा साहब थैंक यू वेरी मच। गजाला सैफी ने जी हमें ज्वाइन करना था, हमें ज्वाइन नहीं कर सकी। एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम 2-3 बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो अभी मेरे ख्याल में हम सबको समझने की ज़रूरत है। आप अगर हुकूमतें इनडायरेक्ट टैक्सेस के ऊपर जाएंगी, उसका इम्पैक्ट एक आम आदमी की ज़िंदगी पर पड़ेगा। अगर आपने टैक्स नेट नहीं बढ़ा रहे, अगर आप लोगों को एडअप नहीं कर रहे, तो आपकी ये सक्सेस स्टोरी नहीं है, ये आपका फेलियर है। अगर आप इनडायरेक्ट टैक्सेस पे घी, ऑयल, मुझे अभी भी याद है, आप सबको याद है, जब इमरान खान साहब अपोजिशन में होते थे तो वो किस तरह, और असद उमर साहब स्पेशली क्या कहा करते थे कि जी 1 रुपया अगर पेट्रोल बढ़े तो उसका इंपैक्ट एक आम आदमी की जिंदगी के ऊपर क्या आता है। एक छोटी सी आपको बात बताऊं, आज सुबह मेरे पास एक शख्स आया, हमारे दफ्तर में मुलाजिम था, और उसने कहा कि सर अगर मुझे इस दफ्तर में दिन के 2 टाइम का खाना ना मिले तो मेरी जो तनख्वाह है उसमें मैं खाना भी पूरा नहीं कर सकता, अपना और अपने बच्चों का। और जब मैं आज दफ्तर से निकल रहा था तो उसने मुझे कहा कि सर ये पेट्रोल, ये बिजली और इस घी के इस प्राइस के बढ़ने के बाद आप ज़रूर पूछिएगा उन ऐवान में बैठे वाले हुक्मरानों पे कि एक आम आदमी ने क्या कसूर किया है जो उसको ये सब कुछ भुगतना पड़ रहा है। सेकेंडली, जो इस वक्त DGI को लेकर एक सिचुएशन क्रिएट हुई है, इट शुड नॉट बी देयर, दिस शुड नॉट हैपन। लेकिन अगर कोई ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसे एडवाइज़र्स हैं जो बुरी एडवाइस दे रहे हैं, तो ये चीज़ हमें समझनी चाहिए। 2 टर्मिनोलॉजीज़ हैं आर्मी की, 2 टर्मिनोलॉजीज़। एक है स्टैंड डाउन, और इसका मतलब हम सबको पता है, और दूसरी टर्मिनोलॉजी है स्टैंड ऑफ। सो अगर स्टैंड डाउन से स्टैंड ऑफ हो गया तो सिचुएशन पूरे मुल्क के लिए ख़राब होगी। जमहूरियत को चलाएं, उसको कमज़ोर होने की ज़रूरत नहीं। अपनी ज़ाती अना, अपनी अंडरस्टैंडिंग्स, ये बिल्कुल हो सकता है कि जो मेरी अंडरस्टैंडिंग हो चीज़ों की, दूसरे शख्स की वो ना हो। लेकिन अगर मैं अपनी अंडरस्टैंडिंग पे इंस्टीट्यूशंस को ख़राब करूँगा या इंस्टीट्यूशंस को में ग्लिच क्रिएट करने की कोशिश करूँगा, तो उसका इम्पैक्ट उस पूरे निज़ाम पर चलेगा जिस पे वो इंस्टीट्यूशन चल रहे हैं। पाकिस्तान आर्म फोर्सेस एक मुनज़्ज़म अदारा है, और वहाँ पर लाइन और कमांड को बिल्कुल इंश्योर किया जाता है एट ऑल लेवल्स। प्राइम मिनिस्टर की जिम्मेदारी है कि वो इस चीज़ को इंश्योर करें। आज 8 दिन गुजर गए हैं और एक सिचुएशन पूरे मुल्क में क्रिएट हुई है। ऑफ कैमराज हमसे इवन पार्लियामेंटेरियंस खुद कहते हैं कि हम क्या करें, कौन बताए ये चीज़ें। सो अगर आपको कोई एडवाइस ठीक नहीं दे रहा तो रेस्ट श्योर ऑन दैट कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ is the best person who will advise the Prime Minister in the best interest of Pakistan. Thank you very much for watching Pakistan Today. बशर्ते ज़िंदगी, आपसे मुलाकात होगी कल। मुझे मंसूर आज़म काजी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।